हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा के लिए जो प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से, यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और ये प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा के लिए ही आपको मदद नहीं करेगा, क्योंकि 100 जीके जीएस और आपका 5 इसमें रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन होता है। तो ये आपका चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो या फिर कर्मचारी चयन आयोग हो, रेलवे हो, जीएस से आधारित कोई भी अगर एग्ज़ाम आप देते हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो अभी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीचर्स का, उन लोग भी ये सेट को लगा सकते हैं। 100 प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा जीके जीएस से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ बातें भी आप लोगों से शेयर करनी है। तो मिलते हैं लास्ट में और फिलहाल हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका दिया हुआ है सिक्का और दूसरे तरफ उस सिक्के का कालक्रम दिया हुआ है। बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। आहत सिक्के ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, सही है। लेखयुक्त सिक्के 2री शताब्दी ईसा पूर्व, ये भी सही है। दिनार आपका 4थी शताब्दी है और जीतल आपका 16वीं शताब्दी है। ऑप्शन नंबर डी ये आपका सुमेलित नहीं है। तो जीतल सिक्के की अगर हम बात करें तो ये 16वीं शताब्दी का नहीं है। याद होगा कि जीतल सिक्के को इल्तुतमिश जो था इसने शुरू किया था जीतल सिक्के को। तो इल्तुतमिश का काल क्या था? 1211 से 1236 था। तो ये आपका जो है वो सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? योगी की मूर्ति, कास्य की नर्तकी, गोमतेश्वर की मूर्ति, संयुक्त पशु मूर्ति। तो इसमें से हड़प्पा मूर्ति कला के अंतर्गत जो शामिल है वो हो जाएगा, एक तो आपका योगी मूर्ति भी है, दूसरा कास्य की नर्तकी भी है और संयुक्त पशु मूर्ति भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। योगी मूर्ति, कास्य नर्तकी मूर्ति और संयुक्त मूर्ति ये हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत शामिल है। तीसरा नंबर है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो आनंदी व उपाली बुद्ध के शिष्य बिल्कुल सही है। आम्रपाली बुद्ध के शिष्य थी, ये भी सही है। सुजाता कठिन पाश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, ये भी सही है आपका। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध के बेटा थे राहुल, जो कि आपका ये सही नहीं है। आगे है कि किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? कविराज कहा गया है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमार राजा भोज को। परमार राजा भोज को जो है कविराज कहा गया है, ठीक है। परमार राजा भोज को जो है कविराज कहा गया है। अच्छा, कौन सा अभिलेख है? ये अभिलेख आप लोग बताइएगा, पिछले सेट में हम करवाए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है जाना जाता है, एक तो लाख वक्स के नाम से जाना जाता है और दूसरा कुरान खां के नाम से जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स, कुरान खां, इस दोनों नाम से जाना जाता है, इसीलिए आंसर आपका 1 और 2 दोनों सुमेलित है। किस यात्री ने कहा कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते हैं? तो दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते हैं, यह कहा था बारबोसा ने। बारबोसा ने कहा था कि जो दक्षिण भारत के जहाज हैं ये मालदीव में बनते हैं। अगला प्रश्न आता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ राजवंश है, दूसरे तरफ राजधानी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, उसे मैच करना है। तो चलिए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले पल्लव राजवंश, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राजवंश जो था इसका राजधानी था आपका कांजी। कहाँ पे था? कांजी था। पांड्य राजा की राजधानी कहाँ थी? पांड्य राजा की राजधानी मदुरा थी। यादव वंश की राजधानी थी, यादव वंश की राजधानी जो थी ये आपका देवगिरी था। और ककातीय वंश की राजधानी ब्रांगल थी। ककातीय वंश की राजधानी कहाँ थी? ब्रांगल थी। तो आपका जो है इसमें सुमेलित हो गया 2, 3, 4, 1। पल्लव वंश का कांजी, पांड्य राजा का मदुरई, यादव वंश का देवगिरी, ककातीय का ब्रांगल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने पति की चिंता पर विधवा के जल जाने यानी सती प्रथा पर निषेध लगा दिया था, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है
अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो इसमें से जो आपका सही हो जाएगा ये बताना है। तो दोनों जो कथन है आपका बिल्कुल सही है, दोनों सही है। यहाँ दोनों सही इसलिए है क्योंकि जो आपका अकबर था, अकबर ने पति की चिंता पर विधवा के जल जाने की यानी सती प्रथा पर निषेध लगा दिया था अकबर। और अकबर जो था वो बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो आपका सी जो आंसर हो जाएगा दोनों बिल्कुल सही है। 9 नंबर देखिए, किस संधि के अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल एवं मालाबार दिया? तो इस प्रश्न का आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि में जो है तो बता रहा है कि किस संधि के अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार दिया था। तो सबसे पहले हम संधि का ईस्वी जानते हैं कि कौन सी संधि कब हुआ था। मद्रास की संधि कब हुई थी? तो मद्रास की जो संधि हुई थी याद रखिएगा, मद्रास की संधि आपका हुआ था 7 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि होती है। ठीक है। बी में है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि होती है 11 मार्च। कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, रुकिए हम चेंज कर देते हैं, इसको रेड कलर लेते हैं। हाँ देखिए, पहला है आपका मद्रास की संधि। मद्रास की संधि हुई थी 7 अप्रैल 1769 को। उसके बाद बी में है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि होती है आपको 11 मार्च 1784 को। श्रीरंगपट्टनम का संधि, श्रीरंगपट्टनम का संधि होता है 18 मार्च 1792 को। एंड नेक्स्ट है आपका एक लास्ट बचा है लाहौर की संधि। तो लाहौर की संधि जो हुई थी ये आपका 9 मार्च 1846 को हुआ था। ठीक है। तो पूछ रहा है कि डिंडीगुल, बारामहल और मालाबार दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि में। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 18 मार्च 1792 को हुआ था, इसी संधि के अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार दिया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरपोल कौन थे? तो इंटरपोल जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी थे। इंटरपोल कौन था? इंटरपोल तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी थे इंटरपोल। ऑप्शन नंबर सी। 11, हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवना कृषक आंदोलन। पवना कृषक आंदोलन में कहा गया कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह पवना कृषक आंदोलन से संबंधित है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नव बौद्धवाद के जो प्रतिपादक थे वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर। अंबेडकर थे नव बौद्धवाद के प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा? तो ये पुस्तक था हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज और इसमें महात्मा गांधी ने जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। अगला प्रश्न आपका है कि मृदा के मुख्य अवयव हैं। तो मृदा के जो मुख्य अवयव हैं वो खनिज पदार्थ है, कार्बन पदार्थ है और जल एवं वायु है। तो मृदा के मुख्य अवयव खनिज, कार्बन, जल, वायु है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में डंका शाह के नाम से जाना जाता है, वो है मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह को 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में डंका शाह के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। बड़ी बुद्धिमानी के साथ चित्तरंजन दास ने जो है अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। 17 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय डैश था। तो नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं है ना, इसका आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट भारत में जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था
और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेहरू रिपोर्ट जब मोतीलाल नेहरू द्वारा मतलब उनकी अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया था, तैयार किया गया था और विषय था भारत के संवैधानिक व्यवस्थाएं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? एक मिनट। पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है किसे? पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है आपका दांते को। पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है दांते को। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, यह कथन है। तो ये कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स ने जो है वो फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बना, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। पुस्तक प्लैंक्स एंड पीपल्स का लेखक कौन है? तो पुस्तक प्लैंक्स एंड पीपल्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपका विलियम एच मैकनेल। विलियम एच मैकनेल की पुस्तक है प्लेग्स एंड पीपल्स। 21 नंबर प्रश्न है, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? तो हिंदू धर्म में मकर संक्रांति जो है वो सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं। तो तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में गैस और धूलकण पाए जाते हैं। गैस और धूलकण तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है? तो काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है वो रेखा है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानें जैविक रूप से बनी हैं? सैल, चट, हेलाइट या चौक? तो अवसादी चट्टान से बनी जैविक जो है वो हो जाएगा आपका सैल। सैल जो है अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनी है। क्वेश्चन 25 देखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। स्थानीय वात है और स्थान दिया हुआ है। स्थानीय वात और स्थानीय स्थान यहाँ आपको मैच करना है। तो सबसे पहले यामो की बात करें तो यामो जापान का है। ब्लैक रोलर आपका उत्तरी अमेरिका। बाइज हो जाएगा फ्रांस और हबूब सूडान हो जाएगा। तो स्थानीय बात में यामो यामो जो है आपका ये हो जाएगा जापान। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, वाइज फ्रांस, हबूब सूडान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित भारतीय शहरों को पश्चिम से पूरब की ओर उनकी अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बिलासपुर, जोधपुर, भोपाल और रांची। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो उसकी जो भारतीय शहर जो है पश्चिम से पूरब की ओर आपको व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पश्चिम से पूरब की तरफ जब जाएंगे तो सबसे पहले आपका जोधपुर होगा। जोधपुर के बाद आपका भोपाल आएगा, फिर बिलासपुर, फिर रांची। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27 देखिए, सुमेलित करना है, क्षेत्र है और यहाँ पे खनिज है। कौन से क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है यह आपको मैच करना है। तो बादाम पहाड़ी कहाँ पे है? लौह अयस्क के लिए है बादाम पहाड़ी लौह अयस्क के लिए। कोडरमा अवरक के लिए है। मोशावानी तांबा के लिए और रवा खनिज तेल के लिए। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें 27 का 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर देखिए, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच पड़ता है? अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच जो पठार है वो हो जाएगा आपका मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल में जो नहीं मिलती है उसके बारे में आपको बताना है। तो पार्वती नदी चंबल में नहीं मिलती है। कोपेन के अनुसार भारत में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कोपेन के अनुसार भारत में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में। कोपेन के अनुसार ई प्रकार की जलवायु हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है ये गुजरात में है। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है। निम्नलिखित में किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा की होती है? तो तेल की मात्रा का प्रतिशत जो होता है वो तिल के तेल में, तिल के फसल में सबसे ज़्यादा तेल का प्रतिशत होता है, तिल के तेल में। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य जो किया जाता है
ये बैंगा जनजाति करती है। बैंगा जनजाति के द्वारा बिल्मा नृत्य किया जाता है। सामाजिक वानिकी पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में किस नगर में अवस्थित है? तो सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के जो राज्य में स्थित है वो है प्रयागराज। प्रयागराज में स्थित है सामाजिक वानिकी पर्यावरण पुनर्वास केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसी परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है? इल्ली। इल्ली जो है जीव किसी परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है इल्ली। 36 नंबर प्रश्न है, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई ऐश से कौन सा रोग होता है? तो फ्लाई ऐश से जो रोग होता है जो कि ये वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है फ्लाई ऐश, और इससे जो बीमारी होती है वो है आपका दम्मा। कौन सी बीमारी? दम्मा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये है आपका गुजरात में। गुजरात राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है गुजरात राज्य में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा 2010 में स्थापित की गई थी एनजीटी को। 39 है, किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के समय। ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर प्रश्न आता है आपका कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो शासन के एकात्मिक पद्धति का लाभ है आपका वो हो जाएगा धृष्टराज। क्या है? धृष्टराज। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 41 है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो ये है आपका गणतंत्र। प्रस्तावना का गणतंत्र जो प्रावधान है वो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। अच्छा, गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है बताएंगे आप लोग कमेंट करके, एक लाइन में आंसर लिखेंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? तो असम राज्य के विशेष उपबंध से अनुच्छेद 371 का बी है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 का बी जो है ये असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? 43 नंबर। तो बाद में जोड़ा गया था मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह को एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 44 नंबर प्रश्न है, निलंबन विटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति। तो निलंबन विटो प्रयोग की स्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं वो पुनर्विचार के लिए भेज देता है। क्या करता है? पुनर्विचार के लिए भेज देता है। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे फिर से आपको मैच करने के लिए दे दिया गया है, तो इसे भी मैच कर लीजिए। सबसे पहले संसद सदस्यों द्वारा शपथ। संसद सदस्यों द्वारा शपथ जो है वो किसको दिलाया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका संसद सदस्यों द्वारा शपथ कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 99। संसद सदस्यों द्वारा शपथ अनुच्छेद 99। राज्य विधानमंडल विशेषाधिकार। राज्य विधानमंडल विशेषाधिकार अनुच्छेद 194। संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक हो जाएगा आपका ये अनुच्छेद 108 में, और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 में हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 46 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है वो है विधि का शासन। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि का शासन है। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो राष्ट्रीय विकास परिषद है और दूसरा राज्यपाल सम्मेलन है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए
एक तो राष्ट्रीय विकास परिषद और दूसरा राज्यपाल सम्मेलन संस्थाएं जो है संविधानेतर के विधितर संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था को जो वास्तुकार हैं वो हो जाएंगे आपके जी.वी. के राव। जी.वी. के राव जो हैं वो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार कहे जाते हैं। 49 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है? तो तृतीयक क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आता है और सेवा क्षेत्र का हिस्सा इसमें से बिजली और परिवहन हो जाएगा। बिजली और परिवहन सेवा क्षेत्र में आएगा तृतीयक क्षेत्र। निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर को इनमें से कौन व्यक्त करता है? तो निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर को जो व्यक्त करता है वो है राष्ट्रीय समृद्धि दर। निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर को राष्ट्रीय समृद्धि दर जो है ये व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी। 51, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष थे वो थे आपके नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी। और इन्हीं के समय जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना होता है योजना आयोग के जगह पे, है ना। लॉरेंज वक्र कब विकसित किया गया था? तो लॉरेंज वक्र विकसित किया गया था वर्ष 1905 में। लॉरेंज वक्र को 1905 में विकसित किया गया था। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? एक आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो है ये गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य को जो है वो संगठन और अनुमोदित करता है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि है, तो अविमीय राशि इसमें से विकृति हो जाएगा। अविमीय राशि विकृति है। सीमांत घर्षण बल होता है। सीमांत घर्षण बल जो होता है वो क्या होता है? तो सीमांत घर्षण बल आपका कहलाता है स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा E है। न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान आपको न्यूनतम विस्थापन में बताना है, तो ये जो मान हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। न्यूनतम के लिए 0 हो जाएगा। वह लेंस जो किरणों एकत्रित करता है उसे डैश लेंस कहते हैं। तो जो किरण को एकत्रित करता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जो किरण को एकत्रित करता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है? तो नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है वो है आपका त्वरक। त्वरक जो है ये नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, तो सहसंयोजी यौगिक का जो उदाहरण हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर CHCl3। CHCl3 जो है आपका सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण नहीं है। आगे देखते हैं, किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? टूथपेस्ट के लिए यह अम्लीय है, यह उदासीन है, यह क्षारीय है, यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना है जो दंत वलक यानी एनामल का पदार्थ है। तो सही है ये आपको बताना है। तो यह क्षारीय है, ये सही है। टूथपेस्ट के लिए जो गुणधर्म सही है वो है कि यह क्षारीय है, वह क्षारीय है, यह क्षारीय है। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है तो दिया है कैल्शियम चतुर्थ आवर्त में, एल्युमिनियम द्वितीय आवर्त में, नियोन द्वितीय आवर्त में, रेडियम सप्तम आवर्त में। तो इसमें से युग्म सुमेलित नहीं है आपका एल्युमिनियम द्वितीय आवर्त में, ये सुमेलित नहीं है आपका। एल्युमिनियम द्वितीय आवर्त में जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें एल्युमिनियम की, अगर हम बात करें कि कौन से एक मिनट, क्या अगर हम एल्युमिनियम की बात करें कि कौन से आवर्त में आता है तो याद रखिएगा ये तीसरे में आता है ना, ये तीसरे ग्रुप में आता है, तीसरे ग्रुप के ए में आता है, इसीलिए आपका जो है ये नहीं होगा। एल्युमिनियम आता है फिर इसमें जो है आपका ये क्या बोलते हैं, हाँ तीसरे ग्रुप में ही आता है, सही बोल रहे हैं, तीसरे में ही आता है एल्युमिनियम, आपका ये सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, द्वितीय आवर्त गलत दिया हुआ है। विज्ञान की शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है?
तो चिरोपोडी का संबंध जो शरीर के भाग से है वो है आपका, ऑप्शन दिया है यकृत, वृक्क, पैर, फेफड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैर। विज्ञान की शाखा चिरोपोडी शरीर के पैर से संबंधित है, शरीर में पैर से संबंधित है चिरोपोडी। शरीर कोशिका को 2 परतों से बना होता है। ऑप्शन नंबर इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का वो हो जाएगा सी, सिलिंट्रेटा। सिलिंट्रेटा का शरीर कोशिका के 2 परतों से बना होता है। लाइसोसोम इसमें नहीं होता है। तो लाइसोसोम किस में नहीं होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा डी, स्तनधारी एरिथ्रोसाइड में। लाइसोसोम स्तनधारी एरिथ्रोसाइड में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन संयोजी उत्तक है। तो हड्डी हमारा क्या है? संयोजी उत्तक है, हड्डी संयोजी उत्तक है। आगे देखते हैं रंध्र नियमन में महत्वपूर्ण धातु आयन है। रंध्र नियमन में महत्वपूर्ण धातु आयन जो है वो है आपका पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। फेफड़े के आवरण को डैश कहा जाता है। तो फेफड़ों को आवरण को फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। फेफड़े के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। 68 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो जीन का संश्लेषण करने वाले जो सबसे पहले वैज्ञानिक हैं वो है खुराना। कौन है? खुराना। टीका यानी वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन जो है कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा टीका है। टीका यानी वैक्सीन। 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पे है। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। 71 नंबर प्रश्न है कि 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी। तो ये की जाएगी असम में। 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप असम राज्य में आयोजित की जाएगी। मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में ग्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी है ना, इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन जगदीप धनखड़ ने किया और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर कर्ण सिंह। ध्यान रखिएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया। तो इसका इंडियन कोस्ट गार्ड ने। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया। इंडियन कोस्ट गार्ड। त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। तो त्रिपुरा पर्यटन विभाग जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है सौरभ गांगुली को। किसे? सौरभ गांगुली को। 76 देखिएगा कि हाल ही में मई 2023 में माई लाइफ एज अ कॉमरेड नामक एक नई किताब समाचारों में देखी गई। यह किसके द्वारा रचित है। तो माई लाइफ एज ए कॉमरेड नामक पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं आपके के सलेजा। कौन है? के सलेजा। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। भारत ने किस शहर में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा। तो भारत ने जो है G20 पार्क विकसित करने का जो प्रस्ताव रखा है ये आपका रखा गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 78 नंबर प्रश्न है कि किस स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया है। तो सचिन तेंदुलकर की 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया है। ये किया गया है आपका शारजाह स्टेडियम में। कहाँ पे? शारजाह स्टेडियम में। भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो मनाया जाता है 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। आंध्र प्रदेश शीर्ष पर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया। कहाँ से आयोजित किया गया स्कूल चलो अभियान? तो इसका शुभारंभ किया गया है आपका कहाँ से? लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान 2023 शुभारंभ किया है लखनऊ से। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड का वार्षिक संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास है लॉक्ड शील्ड। इसका वार्षिक संस्करण जो आयोजित किया गया है ये एस्टोनिया में। कहाँ पे? एस्टोनिया में किया गया। 83 नंबर प्रश्न है, सरकार अगले 3 वर्ष में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो 10 लाख किसान को सरकार अगले 3 वर्ष में जो है 10 लाख किसान को प्राकृतिक खेती अपनाने और करने के लिए जो है प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉरी, ये गलत बोल दिए, बी नहीं होगा इसका आंसर, 1 करोड़ किसान हो जाएगा। 1 करोड़ किसान इसका सही आंसर होगा। 1 करोड़ ये गलत है। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कमलम फल और ड्रैगन फ्रूट ये दोनों एक ही नाम है। ड्रैगन फ्रूट भी देखा जाता है इसका नाम। उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का घोषणा कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये किया गया है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। 76वें बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो 76वें बाफ्टा पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया? तो 100 डब्बे वाली दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है ये है आपका स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर कहलाते हैं। विजय भाटकर। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी है। भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना मुंगेर में किया गया। कहाँ पे? मुंगेर में किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई जो कहानी है वो है काबुलीवाला। कौन है? काबुलीवाला। अगला है कि निम्नलिखित में मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। मैपल लीफ का देश के नाम से कनाडा को जाना जाता है। मैपल लीफ का देश कनाडा को कहा जाता है। निम्नलिखित में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? तो भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था गोविंद बिहारी लाल को। गोविंद बिहारी लाल। अगला है कि निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास। ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास जो है इसे ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है। तो एक वयस्क मानव का हृदय का जो औसत वजन होता है ये 300 ग्राम होता है। वेट कितना होता है? 300 ग्राम। 5 प्रश्न आपका रीजनिंग मैथ से है, आंसर बता देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। 95 का सी है, 96 का डी हो जाएगा, 97 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा, सॉरी बी बोले, बी पिता, और 98 नंबर का सी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 99 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, और 100 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो आज मैं आपसे सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आप लोग इतना गलत कमेंट क्यों करते हैं। 1-2 ऐसे कमेंट करने आते हैं जैसे लगता है कि उनके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन लोगों से कि ऐसे कमेंट आप क्यों करते हैं, करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ रहा आपको आंसर गलत जो लगता है, तो मैं आपको बार बार बताई हूँ कि आपने अभी तक इसमें से 40 सेट करने वाले हैं। 40 सेट मतलब कि 4000 क्वेश्चन आपका हम क्लियर करवाएंगे। और 4000 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में से मान लीजिए अगर 5 क्वेश्चन आपको गलत आंसर आपको मिल गया
तो क्या आप लोग तो इतना पढ़े हैं ज़रूर कि आप लोग उसे सही करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं कर सकते हैं फिर भी अगर 5 क्वेश्चन आपको कहीं गलत मिल रहा है तो नेक्स्ट सेट में आपको वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसके लिए गलत कमेंट करने का नीड नहीं है। आप एक चीज़ सोचिए कि हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट खुद हम परचेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस सेट किसी से मांगते हैं, खुद हम परचेज करते हैं। बाय द वे कोई ऐसा PDF है जो हम किसी से मांगते हैं या फिर कहीं से हमें मिलता है। बाकी सारा चीज़, सारा प्रैक्टिस सेट जो है हम परचेज खुद करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस सेट परचेज करते हैं, फिर इतना मेहनत करके उसको पढ़ते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर बना के आप लोगों को वीडियो बना के प्रोवाइड करते हैं। आप लोग बस 20 से 30 मिनट का वीडियो देखते हैं, 20 से 30 मिनट का वीडियो। इस 20 से 30 मिनट के पीछे मेरा 3 से 4 घंटा का मेहनत होता है, 3 से 4 घंटा का मेहनत होता है, प्लस मेरा पैसा लगता है। तो आप लोग इतना गलत कमेंट क्यों करते हैं? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए, और अगर नेक्स्ट टाइम से अगर कोई ऐसे कमेंट कीजिएगा तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी चैनल से। और क्योंकि कंटिन्यू मैं पेड कोर्सेज़ का आपको बैच लेके आऊँगी, और लेके आऊँगी, गलत कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं मेहनत इतना किसके लिए करती हूँ, आप सभी के लिए, ताकि वो लोगों को हेल्प हो सके हमारे द्वारा जो लोगों के पास ये सब नहीं मिल पाता है और थोड़ा बहुत नंबर से आप लोग पीछे रह जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। थोड़ी सी फीलिंग को समझे कि हो जाता है, अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो उस समय 1-2 मिस्टेकें हो जाती हैं, स्लिप ऑफ टंग हर इंसान से होता है, मैं भी इंसान हूँ, गलती मेरे से भी होती है। टीचर ही पढ़ाते हैं, इतने बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे आके कोचिंग संस्थान में, तो क्या उनसे गलतियाँ नहीं होती है? उनसे भी गलतियाँ होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पढ़ने नहीं आता है, उन्हें पढ़ाने नहीं आता है। पढ़ने आता और पढ़ाने आता है तभी तो आप लोग वहाँ पे जाते हैं ना। छोड़िए, इस बात को हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, कि इसका मंडे का जो एक सेट आएगा उसे हम देखेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दें, दृष्टि क्विक बुक का जो ज्योग्राफी का आपका पार्ट 2 आने वाला था, इंडियन ज्योग्राफी का, कल आपका मॉर्निंग में 6 बजे हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।